गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इन प्रीवियस क्लास मैंने आपको सर्वनाम की डेफिनेशन, सर्वनाम के वचन, सर्वनाम के भेद के बारे में बताया था। इन दिस क्लास मैं फिर से आपको सर्वनाम की डेफिनेशंस और सर्वनाम के भेद वचन के बारे में बताऊंगी। तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है, उसमें एक बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। यहाँ पर मैं शब्द सर्वनाम है। फर्स्ट सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। वे शब्द जो किसी भी नाम के स्थान पर बोले जा सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तुम घर जाओ, आज हम पिकनिक जाएंगे, वह कौन खड़ा है, कल वे घर नहीं गए। यहाँ पर मैं, तुम, हम, वह, वे आदि सर्वनाम है। व्याकरण में ऐसे शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अगेन सर्वनाम की डेफिनेशंस। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इन वाक्यों में संज्ञा और उसके लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम इस प्रकार है। वाक्य पहला, संज्ञा है विभा और सर्वनाम है मैं। दूसरे वाक्य में संज्ञा है रवि और सर्वनाम है तुम। तीसरे वाक्य में संज्ञा है सैनिक और सर्वनाम है हम। चौथे वाक्य में संज्ञा है दीपक और सर्वनाम है वह। पांचवें वाक्य में संज्ञा है किरण और वैशाली, सर्वनाम है वे। बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है, अतः संज्ञा के दोहराव से बचने तथा वाक्य के सौंदर्य की रक्षा के लिए सर्वनाम आवश्यक है। अतः हम सर्वनाम का उपयोग इसलिए करते हैं कि वाक्य में सुंदरता बनी रहे और वाक्य सरल भी हो जाए। अब मैं आपको सर्वनाम के भेद बताती हूँ। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम और सिक्स्थ है निजवाचक सर्वनाम। तो आइए फर्स्ट पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी उन सर्वनाम से जिनसे बोलने, सुनने और किसी अन्य व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अलका ने पूछा कि वह कब आएगी। यानी इसमें किसी व्यक्ति का बोध कराया गया है। सेकंड देखिए, लड़कों ने पूछा क्या हम जा सकते हैं। यानी यहाँ पर किसी व्यक्ति से बात बोली गई है और पूछा गया है कि क्या हम जा सकते हैं। यहाँ इसी कारण यह वाक्य पुरुषवाचक सर्वनाम का हुआ। दूसरा देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु अथवा प्राणी की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लड़का मोर को देखकर बोल रहा है यह मोर है। उसने निश्चितता के साथ कहा है कि यह मोर है। इसमें निश्चित रूप से हमें बोध होता है कि यह मोर ही है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम का वाक्य हुआ। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, वह भिखारी है। बालिका ने निश्चित तौर पर कहा है कि वह भिखारी है। यानी उस व्यक्ति के निश्चित तौर पर भिखारी होने का बोध होता है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। थर्ड देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है बल्कि जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। इस वाक्य में यह तो किसी के खड़े होने का बोध तो होता है, परंतु यह निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो यह वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हुआ।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह कुछ मांग रहा है। इसमें किसी के कुछ मांगने का बोध तो होता है, परंतु निश्चित नहीं है कि वह क्या मांग रहा है, तो यह वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हुआ। फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वाक्य के एक उपवाक्य में आए हुए किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे उपवाक्य से संबंध बताता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे वह कलम मिल गई जो तुमने खो दी थी। यानी इसमें उसके द्वारा खोए गए कलम का उस लड़की से संबंध बताया गया है। तो इसमें एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से संबंध बताया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यह वह लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया है। इसमें इस लड़के का कक्षा में प्रथम आने से संबंध बताया गया है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक लड़का दूसरे लड़के से पूछ रहा है तुम कौन हो, यानी उससे प्रश्न करके उसके वह कौन है यह पूछ रहा है, तो यह वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम का हुआ है। सेकंड देखिए, इसमें दो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वह क्या खा रहा है, यानी वह प्रश्न पूछ रहे हैं कि वह क्या खा रहा है, तो यह वाक्य भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का हुआ। सिक्स देखिए निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए स्वयं या अपने आप के अर्थ में करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने यह चित्र स्वयं बनाया है। इसमें व्यक्ति के द्वारा स्वयं चित्र बनाने का बोध कराया गया है, यानी अपने बारे में बात करने की या स्वयं के बारे में बात करने का बोध हो रहा है, तो यह वाक्य निजवाचक सर्वनाम का हुआ। दूसरा देखिए, वह अपने आप यहाँ आया है। उस वाक्य में दूसरे उदाहरण में बोध कराया गया है कि वह अपने आप ही आया है, यानी उसकी निजता का बोध कराया गया है, अतः यह वाक्य भी निजवाचक सर्वनाम का हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ सर्वनामों में लिंग। लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों के रूपों में कोई विकार नहीं होता। स्त्री और पुरुष दोनों एक ही सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है पुल्लिंग, वह पढ़ रही है स्त्रीलिंग। यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ने सेम ही सर्वनाम यानी एक जैसे सर्वनाम का उपयोग करा है, और एक जैसे सर्वनाम का उपयोग करने से उनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। अब बताते हैं सर्वनाम में वचन। सर्वनाम में भी एक वचन रूप और बहुवचन रूप होते हैं। इसमें वचन परिवर्तन के अनुसार ही विकार उत्पन्न हो जाता है। सर्वनाम में वचन इस प्रकार होते हैं। वचन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। एक वचन में उत्तम पुरुष में मैं का उपयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष में तू का उपयोग किया जाता है और अन्य पुरुष में वह का उपयोग किया जाता है। बहुवचन में उत्तम पुरुष में हम का उपयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष में तुम आप का उपयोग किया जाता है व अन्य पुरुष में वे आप का उपयोग किया जाता है।